इस्लाम आया, ई फॉर एंड, एंड हो गया। फिर इंग्लैंड आया, ई फॉर एंड हो गया। फिर इटली आई, ये भी टल गई। जिस दिन धारा 370 हटी उस दिन चुखरिया भी नहीं मरी कश्मीर में। अब जब कांग्रेस ने सनातन के विरोध में काम किया है, कांग्रेस का बंटा ढार हुआ है, कांग्रेस खत्म हुई है। 4 बात तो पहले ही खत्म हो गए। कौन कौन? वंशवाद और जातिवाद और तुम्हारा परिवारवाद और भाई भतीजावाद। अब बागेश्वर की कथा करा रहा हूँ। बागेश्वर की कथा कराने से कोई हनुमान का भक्त नहीं होता। ये करप्शन नाथ है और इसकी लुटिया डूबेगी। कांग्रेस जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये बीजेपी की एक सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कोई बड़ा नेता नहीं होता, सारे कार्यकर्ता होते हैं, कोई छोटा बड़ा नेता नहीं होता। 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग के किसानों से लेकर आम जनता से लेकर कार्यकर्ता से लेकर ऐसी योजनाओं को चालू किया है जिससे आम जनता प्रभावित हुई है। महिलाओं के लिए किया है, महिलाएं प्रभावित हुई हैं। जनमानस में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष प्रबल है, लोगों की चाह है और लोग चाहते हैं कि यह सरकार दोबारा लौट के बने। ये बताइए सबसे बड़ा रीज़न क्या है, भाजपा को क्यों लोग चुनना पसंद इतना कर रहे हैं, जो है मध्य प्रदेश में खासकर? सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आपको बताऊं, मेरा नाम हरिओम नायक है और मैं पहले कांग्रेस में था, ये 2-3 साल पहले कांग्रेस, और मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आया। मैं दिल्ली में राजीव गांधी जी के साथ था, मैं कोऑर्डिनेटर था, और बिहार और गुजरात का मैं इंचार्ज था। मैंने बहुत नज़दीक से कांग्रेस को देखा है। हम जब ट्रेनिंग देते थे तो ट्रेनिंग में हम ये बोलते थे कि कांग्रेस को मजबूत करना है और पूरे देश से इस आरएसएस को उखाड़ के फेंकना है। लेकिन तब हमको पता नहीं था कि हमारे जो लीडर हैं कांग्रेस के, वो हमको ऐसा कहने के लिए क्यों कहते हैं। हमने जब देखा कि जब राम मंदिर की बात आई और राम मंदिर के लिए कोर्ट में गए, तो हमारा सबसे बड़ा नेता था कपिल सिब्बल। उसने आर्गुमेंट लगाए राम मंदिर के बारे में और ये कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो हमने कहा कि जब ये राम मंदिर नहीं बना रहे, हमसे कहते थे कि धारा 370 हटेगी, आप लोग जाके कहो कि देश में आग लग जाएगी। लेकिन जिस दिन धारा 370 हटी उस दिन चुखरिया भी नहीं मरी कश्मीर में। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए बनेगी कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में, शिवराज सिंह का नेतृत्व हो या किसी का नेतृत्व हो, यहाँ कमल का नेतृत्व है। पार्टी जो है मोदी के नाम से चल रही है, मोदी का नेतृत्व है, कमल का नेतृत्व है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, जब सड़कें नहीं होती थीं 20 साल पहले, कांग्रेस की सरकार थी, गड्ढे होते थे, 15 महीना की सरकार इस प्रदेश के लोगों ने बनाई। और जो आरोप लगाते हैं, कमलनाथ जी आरोप लगाते हैं और दिग्विजय सिंह आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिक गए। एक्चुअल में बिके नहीं थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के साथ हाथ उठाकर राहुल गांधी के साथ भोपाल में ये कसम खाई थी कि अगर 10 दिन में हम कर्जा प्रदेश का माफ़ नहीं कर सके तो हम मुख्यमंत्री बदल लेंगे। ये राहुल गांधी ने कहा। लेकिन 10 दिन क्या, 15 महीने में भी मुख्यमंत्री नहीं बदला और मध्य प्रदेश में किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जो जनमुखी योजनाएं थीं, जिन योजनाओं से क्षेत्र के लोगों को लाभ हो रहा था, किसानों को लाभ हो रहा था, मजदूरों को लाभ हो रहा था, उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया उन्होंने। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना और वो अपना जो उसका तीर्थ दर्शन, ये सब बंद कर दिए। तीर्थ दर्शन एक बच्चे का फर्ज होता है कि अपने माँ बाप को तीर्थ दर्शन कराए और बहुत भाग्यशाली समझता। लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐसी योजना चलाकर लाखों परिवारों का, लाखों बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया था कि उनको उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई, उनका तीर्थ दर्शन बंद कर दिया। ये कमलनाथ जी ने किसी का कर्जा माफ़ नहीं किया, झूठे वादे करके, और फिर एक बंटाधार, एक करप्शन नाथ। तो कैसे सरकार बनेगी कांग्रेस की?
ये बताइए सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी माहौल जिस तरीके से चल रहा है, 2024 से पहले 2023 को देखा जा रहा है कि सेमीफाइनल के तौर पे। आप ये बताइए कि जिस तरीके से केंद्रीय नेताओं को भी उतारा गया है मध्य प्रदेश के चुनाव में, उसको लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस से डर चुकी है बीजेपी, क्या रीजन आपको दिख रहा है? डरने वाली तो पहली चीज कोई बात ही नहीं थी। बीजेपी कभी न किसी से डरी है और न डरेगी। ये तो एक पॉलिसी थी जहां पे ये लग रहा था कि कहीं बीजेपी कमजोर हो सकती है, तो इसलिए जो है कद्दावर नेता जो बीजेपी के थे, और ये बीजेपी की एक सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कोई बड़ा नेता नहीं होता, सारे कार्यकर्ता होते हैं, कोई छोटा बड़ा नेता नहीं होता। ये बीजेपी ने दिखा दिया इन नेताओं को भी उतार करके कि बीजेपी में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बीजेपी के काम कार्यकर्ता हैं और वो बीजेपी के लिए लड़ते हैं, बीजेपी के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोग नाराज भी हो गए, उनको टिकट मिल गया विधायकी का, आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो। नाराजगी तो सब जगह होती है, हर चुनाव में ऐसी कौन सी पार्टी है, आप देखिएगा कांग्रेस में ही कितनी नाराजगी चल रही है? अभी कल के आप पेपर उठा के देखिए जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों आरोप एक प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, कपड़े फाड़ो गाली दो। ये नाराजगियां तो सब जगह हर चुनाव में होती हैं, क्योंकि जो टिकट तो एक ही को मिलता है, टिकट सबको तो दिया नहीं जाता और मांगने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और जो लोग जिनको टिकट नहीं मिलता उनकी नाराज़गी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में नाराज़गी होती है, लेकिन बीजेपी का नाराज़गी के बाद भी कार्यकर्ता एक हो जाता है, ये बीजेपी की खासियत है। सनातन की बात हो रही है, बड़ा चर्चा इस समय सनातन को लेकर हो रहा है। सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है, इंडिया अलायंस भी कर रहा है, उनके नेता भी कर रहे हैं, बीजेपी खड़ी है सपोर्ट में, इसलिए भी कहीं न कहीं उनके फेवर में जा रहा है मध्य प्रदेश का माहौल इस बार। एक्चुअल में सनातन समझ में ही नहीं आ रहा कांग्रेस को कि सनातन क्या है। सनातन तो पुरातन है, सनातन जो है पुरातन है। जब हमारा ये संसार शुरू हुआ था, एक्चुअल में क्या था कि ब्रह्मा जी के दो फाड़ हुए थे शरीर के, एक से मनु और एक से शत्रुपा। दो लोगों का उत्पत्ति हुई जिन्होंने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना के साथ ही सनातन शुरू हो गया। अब उस सनातन को आप कैसे खराब करोगे, कैसे ख़त्म करोगे? और जब जब कांग्रेस ने सनातन के विरोध में काम किया है, कांग्रेस का बंटा ढार हुआ है, कांग्रेस खत्म हुई है। अब सनातन का विरोध करते रहें, सनातन के विरोध करने से क्या होगा? हिंदुस्तान में, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा। भारत में सनातनी लोगों का जो अगर आप देखोगे रेशो, तो 80% रेशो सनातनियों का है। हम हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनेऊधारी हिंदू अपने आप को राहुल गांधी बताते हैं, फिर भी इतना विरोध क्यों है, या फिर क्यों नहीं बोलते हैं एक साथ? एक्चुअल में उनको कांग्रेस के लोगों को पता ही नहीं है। राहुल गांधी के पिता का पता नहीं है, माता का पता नहीं है। राहुल गांधी की सनातन संस्कृति हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कहीं कहते हैं हिंदुत्व के खिलाफ हैं हम, या हिंदुओं को हटा दो, हिंदुत्व को हटा दो। उनको पता है कि उनकी जात क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इनकी शादी हुई फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी फारसी थे, नहीं फिरोज गांधी फारसी थे, खान नहीं थे, फारसी थे। फिरोज गांधी फारसी थे। राजीव गांधी की शादी हुई सोनिया से। सोनिया क्या थी? इटली की। सोनिया गांधी क्या थी? ईसाई थी। अब जब ईसाई है, पारसी है, कहाँ से हिंदू होंगे? मुझे आप बता दीजिए। देखते हैं मंदिरों में जा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं आप लोगों को बड़े देखो वोट लेने के लिए तो कोई भी देखो। एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब कभी आपने बाजीगर देखा है, जो आपको वो दिखाता है खेल प्रदर्शन, वो बाजीगर सब तरीके का काम करता है। जब मौका आता है तो वो बंदर को कुलटाई खवाता है। अब ये कांग्रेस के लोग बंदर हैं, उनने कह दिया कि ऐसा करो तो वे कुलटाई खाने लगे। उनको यही पता नहीं है कि सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है, संस्कृति क्या है। जनेऊ वो मैं बता रहा हूँ, वो जनेऊ की 3 गांठ बता दें। चैलेंज दे रहे हैं आप? हाँ, मैं राहुल गांधी को चैलेंज दे रहा हूँ। जनेऊ की 3 गांठ बता दे, वो को 3 गांठ कौन सी लगती हैं? जनेऊधारी ब्राह्मण की बात करते हैं वो।
ऐसा चितैया का अस्तित्व बता दें, वो तिलक का अस्तित्व बता दें, अगर सनातनी है तो। कमलनाथ की बात कर लेते हैं। अब प्रदेश में घूम जाते हैं, कमलनाथ की स्थिति क्या है? वो ब्राह्मणों के साथ हैं, नहीं कमलनाथ है? किस जाति का है? कमलनाथ किस जाति का है? कमलनाथ किस जाति का है? आप ही बताइए। अब देखिए, आप ही लोग आपको बता, मैं कांग्रेस में थे। इंदिरा गांधी ने जब कमलनाथ को छिंदवाड़ा लाई थी तो उन्होंने कहा था ये मेरा तीसरा पुत्र है। हाँ, जब लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए इंदिरा गांधी उसको कमलनाथ को लेके आई छिंदवाड़ा, तो इंदिरा जी ने ये कहा कि ये कमलनाथ मेरा तीसरा पुत्र है। राजीव, संजय और ये तीसरा कमलनाथ। कमलनाथ के जलवे देखते आप दिल्ली में, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब इंदिरा जी और जो संजय गांधी थे, संजय का साथी रहा है वो। संजय गांधी ने क्या क्या नहीं किया वो सबको पता है। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरों के साथ क्या अत्याचार हुए, अन्याय हुए, सबको पता है। और वो कमलनाथ अपने आप को ये कहे कि मैं बहुत हनुमान का भक्त हूँ, केवल हनुमान का, और बाबा बागेश्वर की कथा करा रहा हूँ। बागेश्वर की कथा कराने से कोई हनुमान का भक्त नहीं होता। ये करप्शन नाथ है और इसकी लुटिया डूबेगी, कांग्रेस जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। देखिए, ये तो दावा कर रहे हैं कि जो है करप्शन नाथ उनको बता रहे हैं कमलनाथ को। आप क्या बता रहे हैं कमलनाथ के बारे में? अरे जो बता रहे हैं मैं उनके सहयोग कर रहा हूँ। वहाँ करप्शन नाथ है, वो तो केवल करप्शन से ही पार्टी को चला रहे हैं। और उनका व्यक्तिगत अगर हम आचरण देखें, उनका व्यापार देखें, करप्शन का अड्डा है वो, और उससे वो पल रहे हैं और फंस रहे हैं वो। और वो बात करते हैं करप्शन की, पहले खुद तो अपने आप को देखें कि उनका आचरण कहाँ तक सही है। कोई भी प्रश्न पूछिए, अच्छा एक गहरा प्रश्न पूछिए। कांग्रेस पार्टी में जो हाईकमान होता है, इंदिरा गांधी के बाद हाईकमान का अस्तित्व खत्म हो गया। इंदिरा गांधी के बाद हाईकमान का हमने देखा है। इंदिरा गांधी हवाई जहाज में बैठती थी और कह देती थी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दो, और हवाई जहाज से उड़ जाती थी और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाता था। आज कांग्रेस के हाईकमान के पास क्या है? कमलनाथ की बात करो या दिग्विजय सिंह की बात करो, किसको सुधार सकते हैं वो? क्या दिग्विजय सिंह के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं? क्या कमलनाथ के ऊपर? कमलनाथ जी का बच्चा छिंदवाड़ा में ये कहता है, जो सांसद है अभी नकुल नाथ, वो ये कहता है कि मैंने ये टिकट दे दिया। मतलब CWC कमेटी कोई नहीं, राहुल गांधी कोई नहीं, प्रियंका गांधी कोई नहीं, सोनिया गांधी कोई नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, वो कोई नहीं, उनको सब पे ताक पे रख दिया और अपने आप में स्वयंभू नेता हो गए। और उनने कह दिया कि इनको टिकट मैंने दे दिया, इनको टिकट मैंने दे दिया। ये बताइए कि 2024 से पहले 2023 का जो चुनाव होने वाला है, दिलचस्पी यही हो रही है कि 2023 में, क्योंकि बीजेपी पर भी यही आरोप लग रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। आपको नहीं लगता भ्रष्टाचार हो रहा है मध्य प्रदेश में? आप मुझे बता दीजिए कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है? पटवारी क्या था? पटवारी? ये तो इन्होंने एक ऐसा स्कैंडल बना दिया है पटवारी को। एक्चुअल में जितनी युवा लोगों को नौकरियों की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे आपका युवाओं का जो बेरोजगार युवाओं को जो CM के उसमें देने की बात हो, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में तो ऐसा होता ही नहीं था। अच्छा, तो मतलब अब एक मिनट में, कांग्रेस के ज़माने में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये संविदा कर दिया। अब संविदाओं का कोई वो ही नहीं है अस्तित्व। अच्छा, उसकी वजह से आज परेशानी भारतीय जनता पार्टी को हो रही है कि संविधान नियुक्तियां जो हुई थी, संविधान नियुक्तियां जो हो रही हैं, उन संविधान नियुक्तियों में भी आज परेशानी ये है कि संविधान नियुक्ति परमानेंट नहीं है। और जब परमानेंट नहीं है तो वो कहते हैं कि हमने वो जो पेंशन योजना है उसके बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जबकि पेंशन जो मिलती है, एक्चुअल में पेंशन जो रिटायर्ड होता है उसको मिलती है। अब संविदा को पेंशन कैसे देंगे जब वो शासकीय कर्मचारी है ही नहीं, अर्ध शासकीय, कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब से सरकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार रही है मध्य प्रदेश में,
क्या विचारधारा रहेगी इस बार चुनने के लिए और क्यों आप चुन रहे हैं? किसकी विचारधारा आपको पसंद आ रही है? कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन देश विरोध में काम कर रहा है? किसकी विचारधारा पर ज़्यादा सटीक आप लोग बैठ रही हैं मध्य प्रदेश की जनता? देखिए, विचारधारा में सबसे पहले इनका इतिहास है वंशवाद। वंशवाद कांग्रेस का पर्याय, परिवारवाद सपा का पर्याय, जातिवाद बीएसपी का पर्याय। ये लोग केवल जाति देखते हैं, बीएसपी, और बीजेपी क्या परिवार देखती है। वही बता रहा हूँ, राष्ट्रवाद बीजेपी, विकासवाद और संवादवाद, जो मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, ये तीन वाद जो है किसके हैं? बीजेपी के। संवाद के जरिए हर चीज होगी हल। ऐसा नहीं अपनी अपनी तनातनी और दनादनी। हम लोग हैं सनातनी, हम लोग हैं सनातनी। इसलिए हमने आपसे कहा था कि हमको टाइम लेकर के आप कोई गूढ़ प्रश्न करिएगा। वंशवाद का खात्मा हो चुका है, परिवारवाद का डिमोशन हो चुका है। कैसे हो चुका है? सीटें गिन लीजिए। आप किस क्षेत्र में पूछना चाहते हैं उसमें कि सीटें गिनिए, जो दिखता है वो दिखता है। तो वंशवाद यानी फिनिश है। पहले इस्लाम आया, ई फॉर एंड हो गया। फिर इंग्लैंड आया, ई फॉर एंड हो गया। फिर इटली आई, ये भी टल गई। ये तीन एंड आए हैं। इसमें आप देखेंगे, मैं बाबा तूफान श्री बालाजी मंदिर लोक सेवा अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट का प्रेसिडेंट। मेरे 4 राज्यों में मंदिर हैं। आपके अशोकनगर जिला में भी माँ जानकी मैया के पास मेरा मंदिर है 20 बीघा में। और इस पे सनातन की बात और वंशवाद की बात हो रही थी, बीजेपी पर भी यही आरोप लग रहे हैं। आप अगर मध्य प्रदेश चलिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो वहाँ पर राजनाथ सिंह हैं, उनके भी बेटे का, उसी तरीके से और भी लोग सांसद हैं, उनके भी तरफ से यही कहा जा रहा है। तो वंशवाद से कैसे बीजेपी छूट रही है? अभी कोई भी कार्यकारी पद पर नहीं है जिनके आप नाम ले रहे हैं। इतने बड़े नेता हैं राजनाथ सिंह, उनका कोई भी व्यक्ति ऑन ड्यूटी ज्वाइनिंग से नहीं होती है। कोई पदधारी व्यक्ति, पंकज सिंह उत्तर प्रदेश से एमएलए, योग्यता से एमएलए हैं। वो अपनी तो योग्यता का सवाल आप इसमें वंशवाद में और इसमें राष्ट्रवाद में नहीं घुसेड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं तो वो जो है अपनी योग्यता से कुछ भी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन लाया नहीं गया इन्हें। जैसे विजयवर्गीय ने अपने बेटे को नहीं लाए, ये अपने कार्तिकेय को नहीं लाए, कोई नहीं ला रहा। ये खुद आ जाए। तो फिर नकुलनाथ कैसे वंशवाद में नकुलनाथ क्या है? नकुलनाथ तो कांग्रेस में पहुंच गए। आप ही पहले स्थिर होइए कि आप जो है वंशवाद का, परिवारवाद का, जातिवाद का, भाई भतीजावाद का क्वेश्चन कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद, विकासवाद और संवादवाद। अच्छा। हाँ, ये 4 बात तो पहले ही खत्म हो गए। कौन? वंशवाद और जातिवाद और तुम्हारा परिवारवाद और भाई भतीजावाद। अब ये नए 4 बात जो चल रहे हैं ये चलेंगे। 2029 तक मोदी के लिए मेरा डायरेक्ट जो है माने जो है वो है आशीर्वाद है। बालाजी सरकार का मैं अपना छोटा सा सेवक हूँ, इसलिए उनके चाह रहे हैं आप मध्य प्रदेश में क्या हालचाल? मध्य प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पुनः उसको स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे और है। अच्छा चाचा, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में किधर जा रहे हैं? बाबूजी, मेरा नाम जगदीश किशोर शर्मा है और मैं अशोकनगर का एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। और मेरा जो अनुभव है, पूर्व में अपनी दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार ने विशेष तौर से अशोकनगर के लिए रात 12 बजे से 3 बजे तक लाइट कटती थी। तो हम जो है अपने बच्चों को, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, उनको गोदी में लेकर रात 12 बजे से 3 बजे तक घुमाता था मैं। क्यों? उनको मच्छर काटती थी, खटमल काटती थी, पंखा नहीं था, लाइट नहीं थी। मैं बड़ा दुखी हो गया था, भारी। और उस समय को याद करके आज मैं रोता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने इतना जुल्म किया था अशोकनगर के ऊपर कि आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। मामा ने बहुत अच्छा है, अच्छा कर रहा है, मगर जो सुविधा देना चाहिए वो जनता को सुविधा मिल रही है। ठीक है, तो देखिए ये मध्य प्रदेश हम चुनाव कवर कर रहे हैं और यही दिखाने की कोशिश है कि क्या मध्य प्रदेश के लोग बोल रहे हैं। स्थानीय तौर पे जो है स्थानीय लोगों से मुलाकात करने पे यही पता चलता है कि सरकार कैसा काम कर रही है। बाकी और तमाम जगहों से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि 2024 से पहले 2023 का मध्य प्रदेश में क्या माहौल है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी है जीतू, मैं शिवशंकर उपाध्याय। धन्यवाद।